जी हां, आज एक बड़े सवाल के साथ बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। और वो सवाल है ये, किसानों के बंद से आखिर आम जनता, आम लोग क्यों पिसे, वो भी तब जब रविवार को मीटिंग होने जा रही है सरकार के साथ। लगातार किसान नेताओं की हो रही है बातचीत। आज इसी बड़े सवाल पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इस भारत बंद को कई दूसरे संगठनों का समर्थन भी हासिल है। भारत बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। इस बीच किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस भारत बंद से किसानों का कुछ भला होगा? बिल्कुल समीर, उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत बंद के दौरान आम लोगों को होने वाली परेशानी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा? पहले आपको आज के भारत बंद को लेकर कुछ तथ्य बताते हैं। भारत बंद से निकलेगा क्या समाधान, यह एक बड़ा सवाल है समीर। बिल्कुल, भारत बंद से होगा क्या, यह जानना जरूरी है, क्योंकि किसान संगठनों ने आज भारत बंद की कॉल दी है और इसका कई जगहों पर असर भी नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ट्रेड यूनियन ने यह बंद बुलाया है, इस बंद की कॉल दी गई है। कई अन्य संगठनों ने भी इस बंद को अपना सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है। और साथ ही भारत बंद को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी किया गया है। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात की जाए और साथ ही साथ यूपी की, तो यहां पर खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा असर किसानों के आंदोलन का इन्हीं राज्यों में शाम 4 बजे तक यह भारत बंद जारी रहेगा। और भारत बंद के बीच किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। जी हां, दिल्ली से पंजाब तक यही वजह है कि एक्शन मोड में पुलिस और पूरा प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। किसानों और सरकार के बीच अभी तक की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। रविवार को चौथे दौर की वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले आज भारत बंद की कॉल दी गई है। शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठनों ने भारत बंद की कॉल दी है। शाम 4 बजे तक भारत बंद जारी रहेगा। देश में कई जगहों पर चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली, नोएडा में भारी ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। तो ये बड़ी खबर। और आज भारत बंद की कॉल की वजह से आम जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ा है या आने वाले वक्त में पड़ेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। शाम 4 बजे तक का ऐलान जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, भारत बंद का ऐलान। और ये देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किसानों का भारत बंद। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए। हालांकि फैसला यह है कि अगले दौर यानी चौथे दौर की बातचीत जब तक नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। शाम 4 बजे तक के बंद का आह्वान किया गया। बैरिकेड्स और जो पाबंदियां लगाई गई वो आप देख पा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर खास तौर पर किसी भी आवाजाही पर खास नजर है, चौकसी है। कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन खास तौर पर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, ये वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। रविवार को अगले दौर की बातचीत होगी। कल जो बातचीत हुई उसमें कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में संसद को घेरने की साजिश का आरोप लगा है। दिल्ली में हथियार और ट्रैक्टर के साथ दाखिल होने की तैयारी है। 2020-21 की तरह बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है किसान संगठन। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह खुलासा हुआ है। तो यह बहुत बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। हरियाणा सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें यह खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया गया है सरकार की तरफ से। और उसमें याद कीजिए 2020-21 के दौरान किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उस वक्त क्या हुआ था, कहा गया है उसी तरह की तैयारी फिर थी। यानी दिल्ली में संसद को घेरने की साजिश का आरोप लगाया गया है इसमें। और साथ ही आपको यह बताते हैं कि किसानों पर हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने जो हलफनामा दिया
जिसके बारे में अभी खबर आपको समीर ने दी। इसमें क्या कहा गया है, किसानों पर लगाया गया है पार्लियामेंट यानी संसद को घेरने का आरोप। 2020-21 की तरह एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। आपने देखा होगा कैसे दिल्ली की सीमा के अंदर घुस आए थे किसान, जमकर हंगामा हुआ था। ट्रैक्टर और हथियार लेकर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश है किसानों की। यह हलफनामे में कहा गया है। शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कहा जा सकता, फिर इसे हलफनामे में साफ तौर पर हरियाणा सरकार ने यह बात कही है, इसलिए किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। और मोहित मल्होत्रा हमारे साथ अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से जुड़े हैं। मोहित, इसी खबर पर सबसे पहले आपसे जानकारी। है तो बहुत बड़ी बात है जो हलफनामे में कह दिया। हमने देखा था पिछली दफा क्या हुआ था, लाल किले तक जमकर हंगामा हुआ, लेकिन इस बार तो संसद घेराव को लेकर बात कही जा रही है। देखिए, इस वक्त मेरे फ़ोन में वो एफिडेविट है जो हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के टी.वी.एस.एन. प्रसाद, उनकी तरफ से दिया गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी जानी थी हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि एक याचिका लगाई गई थी और जिस तरह से रास्ता रोका जा रहा है किसानों का, उसको असंवैधानिक बताया गया था और कहा गया था कि आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना एक मौलिक अधिकार है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। तो उसके जवाब में हरियाणा सरकार ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें सीधे तौर पे कहा है कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं है, बल्कि किसान ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके अपने साथ हथियार लेकर दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं और उनका इरादा है कि दिल्ली में एंटर हों और उसके बाद अपने आंदोलन को और बड़ा करने के लिए वो संसद का भी घेराव कर सकते हैं और वहाँ से अगर एक बार किसान दाखिल हो गए तो उनको हटाना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। और पूरा का पूरा जो आंदोलन है, जो 2020-21 में 378 दिन के आसपास दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन चला था, उसी तरह का आंदोलन करने की तैयारी है और इस बार किसान दिल्ली में दाखिल होकर संसद के आसपास बैठने का मन बनाकर आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें लिखी गई हैं और सीधे तौर पर बिल्कुल हरियाणा सरकार का हलफनामा साफ तौर पर बता रहा है कि ट्रैक्टर और हथियार लेकर दिल्ली में घुसने की बड़ी साजिश रची गई थी और संसद के घेराव की भी प्लानिंग थी, यानी बड़े पैमाने पर बवाल हो सकता था। इस वजह से हरियाणा बॉर्डर पर ही इन किसानों को रोका जा रहा है, यह कहा गया है हरियाणा सरकार के इस हलफनामे में। जल्दी से शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं, जितेंद्र भाटी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस बीच किसानों की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है, क्योंकि वार्ता तो रविवार को होनी है, ऐसे में किसान क्या एक बार फिर दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल समीर, आपके सवाल का जवाब मैं सीधा किसानों से ले लेता हूं। गुरदासपुर से पूरा जत्था है, एक बार दिखाई निशांत जी। अब ये बताइए कि बातचीत जो है, तीसरे दौर की बातचीत हुई, असफल नहीं बोलूंगा लेकिन हल नहीं निकला। अब अगली बैठक रविवार को होनी है, तो आप लोग की क्या रणनीति है? यही बैठ के इंतजार करेंगे या आगे बढ़ेंगे? जो कल की मीटिंग हुई है उसके बाद हल नहीं निकला है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ी है और हमारे किसान आगुओं ने हमें बताया है कि जो अगली मीटिंग है वो भी मिल गई है, वो भी संडे को 6 बजे की शाम को मीटिंग है और तब तक हम लोग यहीं पे बैठ के अगली मीटिंग का इंतजार करेंगे, शांति से जहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगली मीटिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पे नेक्स्ट रणनीति, नेक्स्ट फैसला लिया जाएगा। एक आपसे अहम सवाल पूछूंगा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हरियाणा सरकार ने हलफनामा दिया, कहा है कि आप लोग जो है पार्लियामेंट का घेराव करने वाले थे, ऐसा कोई प्लानिंग थी आप लोग की? जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो हमने सरकार को इसके बारे में पहले चिट्ठी दी कि हमारी ये मांगे, उनको मांग पत्र दिया गया जिसमें उनके आगे ये बात रखी गई कि हमारी मांगे ये हैं, आप पूरी कर दो। अगर आप पूरी नहीं करते हो तो हम 13 तारीख को दिल्ली आंदोलन करने आ रहे हैं, उसके लिए हमें दिल्ली में जगह दो। जंतर मंतर पार्लियामेंट घेराव का था? बिल्कुल कोई पार्लियामेंट घेराव का हमारा ऐलान नहीं है, कहीं भी हमारी स्टेटमेंट रिटर्न में कहीं भी नहीं है। लेकिन हम दिल्ली आंदोलन के लिए, शांतमयी आंदोलन में, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरे तरह से शांतमयी आंदोलन चल रहा है। जैसे पहले शांतमयी हुआ था, इस बार भी उसी तरह से शांतमयी दिल्ली आंदोलन धरने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमने सरकार से मांग रखी है, हमें जगह दे दो, जंतर मंतर दे दो, रामलीला ग्राउंड दे दो। हमारी कोई गलत मंशा नहीं है, हमारी कोई जिद नहीं है। जहां धरना प्रदर्शन करने का हमारा संविधान हमें हक देता है, हम वही हक मांगते हैं। बिल्कुल जितेंद्र भाटी, हम देख पा रहे हैं हालांकि जो किसान जिनसे आप बात कर रहे हैं वो इससे साफ इंकार कर रहे हैं। उनका यह कहना है वो तो जंतर मंतर पर जाकर बैठना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, लेकिन संसद घेराव का इनकी कोई मंशा नहीं है। खैर, हलफनामे ये बात जरूर कही गई और हलफनामा इस वक्त हम आपको उसकी कॉपी भी दिखा रहे हैं, जो कि आप ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताया अंबाला से, अंबाला में किसानों की पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया। हरियाणा पुलिस ने वीडियो को जारी किया, किसानों के बीच पत्थर फेंकने वाले उपद्रवी
ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो अंबाला में किसानों की पत्थरबाजी का ये वीडियो, ये देखिए 1 2 3 4, ये वो अलग अलग शख्स जो कि आप देख पा रहे हैं, जिनके हाथ में ये देखिए किस तरह से पत्थर उछाल के फेंका गया। हरियाणा पुलिस ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। किसानों के बीच पत्थर फेंकने वाले उपद्रवी हैं, ये पुलिस ने बताया है। वो आम किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो नहीं है, बल्कि ये उपद्रवी है। पुलिस की तरफ से ये वर्जन रखा गया है। ये आप देखें, ये वीडियो जो कैप्चर हुआ है, पत्थर लेकर इनकी तरफ से फेंका जा रहा है। अंबाला का ये वीडियो है और इस पर पुलिस की तरफ से ये बयान, ये वक्तव्य आया है। और सुमंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमंत, ये अंबाला का वीडियो है, लेकिन पुलिस ये बतला रही है कि ये किसान नहीं बल्कि किसानों के बीच में उपद्रवी है, यानी इस बात का तो डर है। और पिछली दफा भी ऐसा हुआ था, कैसे जो कई उपद्रवी हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया था और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी, जमकर हंगामा हुआ था। अगर किसानों के बीच आंदोलन और बढ़ता है तो उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए करुणा, निश्चित रूप से पुलिस ने जिस तरह से ये वीडियो जारी किया, लोगों से ये अपील की है कि आप जो है वो शिनाख्त करें कि आखिर ये कौन लोग थे जो इस तरह से किसान आंदोलन के बीच हिंसा फैला रहे थे। पब्लिकली उन्होंने वीडियो रिलीज किया है और लोगों से कहा है कि अगर आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप इनकी शिनाख्त करें। और ये तस्वीरें इस वक्त आप शंभू बॉर्डर से सीधी देख रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच पुलिस और प्रशासन ये संकेत दे रही है कि बातचीत भले ही हो रही हो, भले ही किसान अभी बैठे हो, लेकिन अपनी ओर से किसी भी तरीके की हिला हवाली यहां नहीं है। बॉर्डर पे उतनी ही सख्ती है पूरी तरह से दोनों ओर की। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ यहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, ये कहा है अजय माकन ने। अजय माकन कौन है? कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे चेक बैंक ले ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार पर बड़ा आरोप। अजय माकन क्या कह रहे हैं, सुनिए। Of our democracy post independence, I think it is the first time that the accounts of any opposition party is being, the principal opposition party is being sealed the way it has been done now. Right now, we don't have any money. We don't know how to because we don't have any money to spend. We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. Will that also impact your Nyaya? Everything is impacted. No, not only Nyaya. Everything will be impacted. All political activities of the Congress party will be impacted. Now online donation, people are giving money to us and we are spending. So now this message will go when we are giving money and it is. क्या कांग्रेस के सभी बैंक खाते फ्रीज हो गए? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, कोई खर्च करने के लिए पैसे अकाउंट से निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे चेक बैंक ले ही नहीं रहे हैं, ये कहा है अजय माकन ने। कुमार विक्रांत का जल्दी से रुख करते हैं। कुमार, कांग्रेस पार्टी ने बहुत संगीन इल्जाम लगाया है, ये पूरा मामला है क्या? अकाउंट अगर फ्रीज हुए तो क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि 14 फरवरी को उनके सारे, जब वो चेक दे रहे थे बैंकों में, तो उनके चेक को ऑनर नहीं किया जा रहा था। और उसके बाद जब पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी के चारों खाते, यूथ कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद पूरी जानकारी जो मिली अजय माकन को, उनका कहना है कि 2018-19 जो चुनावी साल था, वहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न था उसको फाइल करने में 30 से 40 दिनों की देरी हुई। हालांकि बाद में उन्होंने उसका विवरण पूरा दे दिया और 14 लाख रुपए ऐसे थे जो कि उन्होंने कैश में दिए, जो सांसदों ने दान दिए थे कांग्रेस पार्टी को, और उसके एवज में 210 करोड़ का नोटिस उनको दिया गया रिकवरी का, और उसके बाद में उनके सारे खाते फ्रीज कर दिए गए। अजय माकन का कहना है कि लोकतंत्र की तालाबंदी है। चूंकि उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में इस मामले को रखा था, आज उसकी सुनवाई हो रही है। कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा वर्चुअली उसमें अपील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब जब सुनवाई शुरू हो गई है अपीलेट में, इसलिए वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। यहाँ से अजय माकन सीधे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, वहां राहुल गांधी से मिलेंगे और इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में एजिटेशन करेगी और लोकतंत्र की तालाबंदी का मुद्दा उठाएगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप, उनके सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया है। और देखिए, बात करते हैं एक बार फिर से किसानों के भारत बंद की। वैसे तो आज ग्रामीण भारत बंद है, लेकिन एक दिन के संपूर्ण भारत बंद के दौरान देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक दिन के बंद पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII का अनुमानित नुकसान का आंकड़ा आपको ये बता देते हैं। यह आंकड़ा दिसंबर 2020 के बंद के दिन का है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन का भारत बंद होता है तो कैसे अर्थव्यवस्था पर प्रहार होता है। यहां पर आप देखिए, बिग वॉल के जरिए आपको दिखा भारत बंद लेकिन अर्थव्यवस्था पर प्रहार। कुल नुकसान कितना हुआ था? 8 दिसंबर 2020 का यह डेटा है। नुकसान हुआ था 25,000 से 30,000 करोड़ का। समीर जी हां, अर्थव्यवस्था पर, देश की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है भारत बंद, ये आप देखिए। अभी के नुकसान का जो अनुमान है वो करीब 40,000 करोड़ का लगाया गया है CII की तरफ से। तो बाजार देखिए 7,000 करोड़ और ट्रक हड़ताल की वजह से 7,000 करोड़ की चोट देश की इकोनॉमी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर लगती है अगर भारत बंद होता है। और देखिए, अगर बैंक हड़ताल होती है तो क्या होता है? एक दिन में 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। और अगर रेलवे कर्मचारी, रेलवे को कितना नुकसान? 2,400 करोड़ का नुकसान होता है। बड़ी बात क्या है? इस नुकसान की भरपाई हो नहीं सकती, यह साफ तौर पर CII की तरफ से कहा गया है। जी हाँ, और अपने आप में यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भारत बंद की कॉल जब दी जाती है तो इसका देश की इकोनॉमी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ता है, ये आप इस आंकड़े के जरिए समझ सकते हैं। एक और अहम खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जैम हो गया है। रेंग रेंग कर यहां पर गाड़ियां चल रही हैं। भारत बंद की वजह से भारी ट्रैफिक जैम की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाला ये गाजीपुर बॉर्डर, यहां पर इस वक्त कैसा भयंकर जाम लगा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये तो बहुत बुरी हालत है, गाजीपुर बॉर्डर पर लंबे जाम की तस्वीरें सामने आ रही। बिल्कुल, देखिए आप सीधी तस्वीरें देखिए। ये पूरा ट्रैफिक जो है वेस्टर्न यूपी से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ आता है। और जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ये एहतियातन दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि किसान यहाँ पर ना आए। हालांकि रविवार तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे, ये शंभू बॉर्डर से ऐलान हुआ था, लेकिन पुलिस को इस तरह की जानकारी है, आशंका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। कल भी आए थे, आज भी आए थे, इसलिए आज दोनों तरफ यहाँ पर बैरिकेड आपको दिखेंगे। सड़क का जो पूरा हिस्सा है उसका 70% ट्रैफिक दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेड से ऑक्यूपाई कर दिया और इसकी वजह से बहुत लंबा जाम काफ़ी पीछे तक दिखाई दे रहा है। रेंगती हुई गाड़ियां आपको नज़र आ रही है, बहुत इमरजेंसी गाड़ियां, एम्बुलेंस भी इसमें फंसी हुई हमें दिखी थी। करीब करीब 3-4 एम्बुलेंस को निकाला गया था, लेकिन इनपुट ये है दिल्ली पुलिस के पास कि वेस्टर्न यूपी से जो किसान हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और इसी वजह से एक एक गाड़ी को देखा जा रहा है। उनकी स्पीड जानबूझ के स्लो कराई गई है ताकि अगर किसी गाड़ी में किसान आ रहे हों या कोई भी अनसोशल अगर एक्टिविटी के लिए यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा हो तो उसे रोका जाए, और इसी वजह से ये जाम काफ़ी लंबा लगा हुआ है। जी बिल्कुल रजनीश, और हम देख पा रहे हैं जैसा तस्वीरों में आपने दिखाया कि वो सफर जो चंद मिनटों का है वो घंटों में तब्दील हो गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि एक दिन के भारत बंद के दौरान कौन कौन से सेक्टर हैं और कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये भी आपको बिग वॉल के जरिए जानकारी देते हैं। बंद से किस पर कितनी मार और किस पर ज्यादा मार, बस से किस पर ज्यादा मार पड़ती, किन सेक्टर्स पर, बस जो है उस पर, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बुरा असर होता है, रेलवे पर बुरा असर होता है, दिहाड़ी मजदूरों पर इसकी मार पड़ती है और रेहड़ी पटरी वालों पर इसका काफी बुरा असर होता है, उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल, इसके अलावा फैक्ट्री हो, मॉल हो, बैंकिंग सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, शॉपिंग सेंटर्स हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, सब पर बंद की मार पड़ती है। और सबसे ज्यादा जो पिसता है वो है गरीब इंसान, वो है आम आदमी, डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर, जिनको दिन भर की मेहनत के बाद पैसा मिलता है और उससे उनका घर चलता है, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर इलाके पर मौजूद हैं। विवेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विवेक, ये बताइए टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हालात कैसे हैं? वहां पर जो किसान मौजूद हैं
उनकी क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? रविवार तक यहीं रुककर इंतजार करने के मूड में हैं क्या वो? देखिए, बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर आरएएफ के जवान तैनात नजर आएंगे। ये पहले लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरी तरफ की बात की जाए तो वहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और तीसरे लेयर की बात की जाए तो बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। उसके ऊपर कटीली तारें आपको नजर आएंगी और उसके ठीक पीछे एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है। बड़े बड़े कंटेनर के ऊपर यहाँ बंकर्स बनाए गए हैं और वहाँ से अगर किसान यहाँ पे आते हैं तो आंसू गैस के गोले वहाँ से छोड़े जाने वाले हैं। साथ ही अगर टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो ये मुख्य रास्ता है जो कि रोहतक रोड है और बहादुरगढ़ से दिल्ली को ये जोड़ता है। उसके आसपास के रास्तों को भी यहाँ पर बैरिकेड से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तो साफ है कि यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शाम के समय पर यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की जाती है कि किस तरह से अगर किसान यहाँ पे आते तो एक्शन लिए जाने वाला है। तो हर तरह के यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी लगातार रखी जा रही है। आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग होकर गुजरते हैं, यानी कि जब यहाँ पे ट्रैफिक की आवाजाही थी उस वक्त कई लोग यहाँ से अपने काम धंधों की तरफ जाते थे, लेकिन अब जिस तरह से ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो गई है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफ़ी किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं। लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि जिस पहले जहाँ 15 से 20 मिनट का वक्त लगता था, अब यहाँ पर करीब 1.5 घंटे तक का वक्त लगता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं उनका रोजगार ना छिन जाए, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि यहाँ पर काफी कारोबार वो ठप पड़ गए थे, कई लोग बेरोजगार हो गए थे। तो अब कहीं ना कहीं जो आसपास के इंडस्ट्रीज के लोग हैं उन्हें डर सता रहा है कि कहीं वापस इस तरह की मार उन पर ना आ पड़े, क्योंकि अपने परिवार के साथ वो लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका और हमारे तमाम संवाददाताओं का। आप सभी से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए है जो बॉर्डर इलाके में मौजूद हैं, वहां पर उनकी दुकानें हैं, वहां पर उनका काम धंधा है, वो सब कुछ ठप हो गया और जाहिर है नुकसान फिलहाल उनको झेलना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और आधुनिक हाईवे से जुड़ रहा है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहंदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। साथियों, बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता और कांग्रेस जिस रफ्तार से इस चुनौती पर काम कर रही थी
उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दशक लग जाते हैं।